नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रिसेंटली लैंडस्केप फोटोग्राफी का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक अच्छा एक्सपोजर कैप्चर कर सकते हैं। तो ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग सीखेंगे डायनेमिक रेंज, HDR और ND फिल्टर्स के बारे में, कैसे आप इनका यूज करके अपनी लैंडस्केप फोटोग्राफी को इनहेंस कर सकते हैं। बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसे आप अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लैंडस्केप फोटोग्राफी और अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। Welcome to Smartphone Photography Lesson 2nd Start Seeing as a Photographer Class 3rd Part 2nd Dynamic Range, HDR, ND Filters and many more. अगर मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको डायनेमिक रेंज के बारे में बताऊं, डायनेमिक रेंज आपके सेंसर के डार्केस्ट टोन यानी कि ब्लैक और ब्राइटेस्ट टोन यानी कि वाइट के बीच में जो रेंज होती है और उसमें जो डिटेल्स कैप्चर करता है वो आपका डायनेमिक रेंज होता है। अब डायनेमिक रेंज को कैसे समझें? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैमरेज में डायनेमिक रेंज कितना होता है। मेनली कैमराज में डायनेमिक रेंज 12 to 18 स्टॉप्स में होता है। अब स्टॉप्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि लाइट को हम लोग स्टॉप्स में मेजर करते हैं, तो इसलिए डायनेमिक रेंज का जो मेजरमेंट होता है वो 12 to 18 स्टॉप्स तक का होता है कैमराज में। अब फोन में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 12 स्टॉप्स तक आपका कैमरा डार्केस्ट टोन यानी कि ब्लैक और ब्राइटेस्ट टोन यानी कि व्हाइट को कंसीडर करेगा और उसकी डिटेल्स कैप्चर करेगा। अब इसके बाहर अगर आपका एक्सपोजर जाता है, इसके बाहर अगर टोन जाती है ब्राइटेस्ट टोन या डार्केस्ट टोन, तो वो उस चीज को कंसीडर नहीं करेगा, उसको वो डिटेल्स कैप्चर नहीं करेगा, उसको सिंपली ब्लैक मान लेगा या सिंपली व्हाइट मान लेगा और उसकी डिटेल्स टोटली खत्म हो जाएंगी। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आप एक ही एक्सपोजर को कैप्चर नहीं कर सकते। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ है, इसमें स्काई करेक्टली एक्सपोज है, पर स्काई को करेक्टली एक्सपोज करने के चक्कर में जो मेरी ग्रास है या जो मेरा फोरग्राउंड है वो अंडर एक्सपोज हो गया। और अब मैं अगर फोरग्राउंड को करेक्ट एक्सपोज करता हूं तो मेरा स्काई जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो इसी चीज को हम डायनेमिक रेंज कहते हैं। डायनेमिक रेंज की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप बैकलाइट या ब्राइट स्काई फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं। इस चीज को इनहेंस कैसे करें हम लोग? इस चीज को इनहेंस करने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा हाई डायनेमिक रेंज यानी कि HDR। हाई डायनेमिक रेंज HDR के बारे में मैंने लेसन फर्स्ट की क्लास सेकंड में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देखिए। पर मैं एक बार रिकॉल करता हूँ HDR को। HDR का फुल फॉर्म हाई डायनेमिक रेंज। HDR आपके कैमरे में मल्टीपल फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है अलग अलग एक्सपोजर की, जो कि अंडर एक्सपोज होती हैं, ओवर एक्सपोज होती है और एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ होती है। उसके बाद तीनों एक्सपोज फोटोग्राफ्स को एक साथ कंबाइन करता है, जिससे आपको एक फुल रेंज टोन की फोटोग्राफ्स मिलती हैं। HDR लैंडस्केप्स और बैकलाइट के लिए बहुत यूजफुल है। अब हम देखते हैं कि HDR वर्क कैसे करता है। HDR एक ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ कैप्चर करता है, जिसमें आपके जो हाइलाइट्स वाले पार्ट हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, पर आपके जो शेडोज वाले पार्ट हैं या आपके जो डार्केस्ट पार्ट हैं उसकी डिटेल्स दिखने लगती हैं और उसकी डिटेल्स कैप्चर होती हैं। उसके बाद एक अंडर एक्सपोज फोटोग्राफ कैप्चर करता है, जिसमें आपके जो डार्केस्ट पार्ट हैं या आपकी जो शेडोज हैं वो कम हो जाती हैं, पर आपके जो ब्राइटेस्ट पार्ट हैं उसमें डिटेल्स दिखने लगती हैं और उसकी डिटेल्स कैप्चर होती हैं। उसके बाद एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ कैप्चर करता है, जिसमें आपकी जो मिड टोन्स हैं वो कैप्चर होती हैं। उसके बाद ये इन तीनों फोटोग्राफ्स को कंबाइन करता है और आपको एक फुल डायनेमिक रेंज की फोटोग्राफ्स मिलती है, जिसमें आपके हर चीज़ में परफेक्ट डिटेल्स होती हैं और आपको एक हाई डायनेमिक रेंज की फोटोग्राफ मिलती है, जो कि क्लियर एक्सपोज होती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस तरीके से HDR वर्क करता है। ND फिल्टर्स हमारी इमेज को डार्क कर देते हैं और इसका यूज करके हम हमारे एक्सपोजर टाइम को और बढ़ा सकते हैं डे लाइट सिचुएशन में भी, क्योंकि डे लाइट सिचुएशन में काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स कैप्चर करना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक मिस्टी इफेक्ट मिल रहा है, एक लॉन्ग एक्सपोजर इफेक्ट मिल रहा है वाटर का। इस टाइप की फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए आपको एक ND फिल्टर का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि
अगर आप डे लाइट सिचुएशन में अपने शटर को कम करते हैं तो शटर कम करने के कारण आपके सेंसर तक बहुत ज़्यादा लाइट आएगी और आपकी फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको एनडी फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एनडी फिल्टर्स का यूज़ कर रहे हैं तो कैमरा शेक आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप शटर को कम कर रहे हैं। तो आप एक ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी फोटोग्राफ्स में कैमरा शेक ना आए। एनडी फिल्टर्स डेंसिटीज पे मेजर करते हैं। डेंसिटीज को देखें, हम फिल्टर्स की डेंसिटी को अगर इंक्रीज करें तो हर इंक्रीज डेंसिटीज को इंक्रीज करने पे स्टॉप इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर 2 यूज कर रहे हैं तो हमारा एक स्टॉप यानी कि 1 स्टॉप इंक्रीज होगा। स्टॉप यानी कि लाइट को स्टॉप्स में मेजर करते हैं तो 1 स्टॉप इंक्रीज होगा, जिससे 2x कम लाइट आपके सेंसर तक आएगी और आपकी फोटोग्राफ 2x तक डार्कन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एनडी फिल्टर 4 यूज कर रहे हैं तो 2 स्टॉप्स तो 4x लाइट कम आएगी। इसी तरह एनडी फिल्टर 8 तो 3 स्टॉप्स लाइट 8x कम आएगी। एनडी फिल्टर 16 अगर यूज कर रहे हैं तो आपके स्टॉप्स 4 होंगे और आपकी फोटोग्राफ में 16x लाइट कम आएगी। आप स्क्रीन में एग्जांपल इस चीज का देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एनडी फिल्टर 2 इज इक्वल टू 1 स्टॉप्स, इतनी डार्क आपकी फोटोग्राफ होगी। अगर आप एनडी फिल्टर 4 यूज कर रहे हैं तो इतनी डार्क होगी। एनडी फिल्टर 8 यूज कर रहे हैं तो इतनी, और एनडी फिल्टर 16 यूज कर रहे हैं, 4 स्टॉप्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी इतनी डार्केस्ट होगी फोटोग्राफ। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है ये, स्टॉप इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन लाइट कम हो रही है। यानी कि आप अगर मीटरिंग पॉइंट देखते हैं अपना, यानी कि अगर अपना लाइट मीटर देखते हैं तो एनडी फिल्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो 0 से 1 स्टॉप्स बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर आप एनडी फिल्टर यूज कर रहे हैं तो अगर वो 0 पे है तो आपको 1 स्टॉप, यानी कि अगर आप एनडी फिल्टर 2 यूज कर रहे हैं तो 1 स्टॉप उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे आपकी 2x लाइट कम आए। और अगर आप एनडी फिल्टर 4 यूज कर रहे हैं तो आपको 2 स्टॉप्स में ले जाना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइट 4x कम आए। इस चीज को आप आगे कर सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा एनडी फिल्टर्स के बारे में कि एनडी फिल्टर्स किस तरह यूज होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस फोटोग्राफ की मैं सेटिंग्स आपको नीचे दिख रही होंगी। इसमें f2.2 है, शटर स्पीड 1/4 है, ISO 100 है और जो आपके स्टॉप्स हैं वो +2 हैं, जिस कारण आपकी फोटोग्राफ ओवर एक्सपोज दिख रही होगी। अब अगर मैं इस फोटोग्राफ को एक एनडी फिल्टर यूज करके कैप्चर करता तो ये फोटोग्राफ्स कैसे कैप्चर होती, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वही सेटिंग है, सेम सेटिंग में कोई चेंज नहीं है, बस एनडी फिल्टर का यूज किया क्योंकि +2 वहां पे स्टॉप्स था, इसलिए ND4 फिल्टर यूज किए, जिस कारण आपको एक करेक्ट एक्सपोज फोटोग्राफ मिल गई। अब इस एग्जांपल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि स्टॉप्स का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि स्टॉप्स इंक्रीज करना और लाइट कम आना, इस चीज का मतलब क्या हुआ। तो एक बार और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप एनडी फिल्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको अपने स्टॉप्स बढ़ाने पड़ेंगे, पर आपकी लाइट कम आएगी। सक्सेसफुल लैंडस्केप फोटोग्राफी, एक अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही बेसिक जनरल टिप्स मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता होगी, लेकिन उसको मैं एक और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो जैसे एक पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपको अगर फोटोग्राफी करना है, तो लैंडस्केप फोटोग्राफी अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग उस जगह के बारे में पहले रिसर्च कर लें कि वो कैसी जगह है, उधर कौन कौन सी अच्छी जगह हैं जहाँ पे हमको एक अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफ्स मिल सकती हैं। तो प्रिपरेशन करें, समझें कि हमको कहाँ जाना है, कितनी देर तक हम वहाँ रह सकते हैं, कितनी देर में हमको एक हमारा जो सीन कैप्चर करना है वो हमें किस टाइम पे वो चीज़ हमको मिल सकती है, किस टाइम पे वो परफेक्ट लाइट हमको मिल सकती है जो हमें कैप्चर करना है। तो एक बेसिक्स चीज़ आप ये चीज़ें ध्यान रखें जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर करें, तो आपकी लैंडस्केप फोटोग्राफी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। और इन सबको आप अपने फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली पार्क में जा सकते हैं। पार्क में जाके आप देख सकते हैं कि कैसी क्या अच्छी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। किसी एक लेक व्यू में जा सकते हैं, कोई भी
जहाँ पे एक अच्छा सा वाटर बॉडीज आपको दिखें, वहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। सो लैंडस्केप फोटोग्राफी कैप्चर करने के कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगी, पर जो लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता हूँ। लैंडस्केप फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट योर लोकेशन। आपकी लोकेशन, किस लोकेशन पे आप लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको बिगनर लेवल पे प्रैक्टिस करना है लैंडस्केप फोटोग्राफी की, तो आप अपने किसी भी पार्क या फिर कोई भी ऐसी माउंटेन्स वाले एरियाज में जाके फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। जहाँ पे वाटर बॉडीज ज़्यादा हो, जहाँ पे लेक हो, रिवर्स हो, उस जगह पे जाके आप लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एक लोकल प्रैक्टिस करना है तो ये चीज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग बेसिक्स में आपको सिंपल कंपोजिशन यूज़ करना है, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन रेशो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंपोजिशन के बारे में समझना है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है उस क्लास की भी, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। सो सिंपल कंपोजिशन का आप यूज़ करके लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं या अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं, तो आप एक ट्राइपॉड अपने संग जरूर रखिएगा, जिससे आप उसकी फोटोग्राफ्स अच्छे से कैप्चर कर सकें और आपकी फोटोग्राफ में मोशन ब्लर या फिर कैमरा शेक आने के चांसेस ना हो। आईएसओ की बात करें तो आईएसओ हमेशा लो ही रखें, क्योंकि हम डे लाइट में फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं लैंडस्केप, तो वैसे ही हमको अच्छी खासी लाइट मिल रही है, तो आईएसओ आप कम ही रखें। ज़्यादा आईएसओ मैं प्रेफर नहीं कर रहा कि आप ज़्यादा आईएसओ रखें, जिससे आपकी फोटोग्राफ्स में नॉइज़ आ जाएगा, इसलिए आप आईएसओ कम ही रखें। जितना लोअर हो सकता है आईएसओ उतना रखें। और क्लाउड्स, ड्रामेटिक क्लाउड्स की भी फोटोग्राफ्स आप कैप्चर कर सकते हैं। अपनी फोटोग्राफी में कंपोजिशन, यूनिक पर्सपेक्टिव से आप फोटोग्राफ कैप्चर करिए। खुद का पर्सपेक्टिव बनाइए, खुद के पर्सपेक्टिव से फोटोग्राफ्स कैप्चर कीजिए। ड्रामेटिक क्लाउड्स, जो क्लाउडी वेदर हो जाता है जब कभी कभार, तो एक ड्रामेटिक क्लाउड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो आप उन चीज़ को भी कैप्चर कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स में। उनको सब्जेक्ट बना के आप फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटोग्राफ्स और अच्छी दिखने लगेंगी। सो ये कुछ कॉमन से टिप्स थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफ कैप्चर करें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरी ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, द नॉलेज यू गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज यू शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियोस, जिससे और लोग भी कुछ नया सीख सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको अगली वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।